सो वेलकम टू क्लास 4 ऑफ शेयर मार्केट क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था निफ्टी सेंसेक्स ये सब के बारे में, बट इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स द शेयर प्राइस गोज़ अप, कि एक शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जाता है या नीचे क्यों गिरता है। एक नोशन क्या होता है, जैसे हमें बताता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है, अगर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है तो उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाता है। ये कहीं ना कहीं सही है, बट पूरा सही नहीं है। इसमें बहुत सारे नुआंसेस है, बहुत सारी गलतियां हैं इसमें। कई बार क्या होता है, आप देखोगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, आप उसका शेयर खरीदते हो, परफॉर्मेंस देख के, बैलेंस शीट देख के, पीएनएल देख के देखते हो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, हर महीने प्रॉफिट बढ़ रही है, और फिर आप देखते हो कि शेयर प्राइस गिर जा रहा है। तो फिर आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि यार ये कैसे हो गया, कंपनी का तो सब कुछ अच्छा है बट शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल से कंपनी का शेयर प्राइस का कोई अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का रिजल्ट आ रहा है वो अब पास्ट की बातें हो गई। शेयर में पैसा आप इसलिए लगाते हो क्योंकि आप देखते हो कि फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है, और इसी के वजह से पूरा कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाता है। तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे करता कौन है? सपोज़ करो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका किराने का दुकान है और आपके पास 1000 प्रोडक्ट है किसी साबुन का। वो साबुन बहुत डिमांडिंग है और आपके पास ही सिर्फ 1000 क्वांटिटी ही आपके पास है और किसी के पास नहीं है। तो आप क्या करोगे? जैसे जैसे वो बिकना शुरू होगा, आप देख रहे हो डिमांड बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाते जाओगे, क्योंकि आपके पास सप्लाई भी कम है, सप्लाई है ही नहीं और डिमांड ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब सप्लाई नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा ना। जैसे आज है 28 मार्च 2026, पूरे देश भर में एलपीजी गैस की समस्या है। एलपीजी गैस बहुत कम है और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है एलपीजी गैस को लेके, बिकॉज ऑफ वॉर, ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि एलपीजी गैस को लेने के लिए प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं। मतलब अगर 100 रुपये में वो गैस सिलेंडर लेते थे, वो 150-200 भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसे ही होता है, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो इट्स नॉट द फंडामेंटल, तो इधर मैंने वही लिखा, इट्स नॉट द फंडामेंटल दैट मेक्स द शेयर प्राइस गोज अप, इट्स द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मनी दैट मेक्स द शेयर प्राइस गोज अप। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और यही लोग मार्केट को एक तरीके से पूरा चलाते हैं। अब आप बोलोगे सर, अगर ये लोग मार्केट को चलाते हैं तब मतलब इसका मतलब क्या है कि ये लोग बहुत प्रॉफिटेबल है? हाँ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये लोग रेयरली लॉस करते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है कौन? सिंपल आसान भाषा में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है वो इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो कंपनी के सप्लाई डिमांड को हिला सकता है, जो कंपनी के सप्लाई डिमांड को हिला सकता है। जैसे सपोज़ करो कि किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करके रखा है पब्लिक को, तो अचानक इंस्टीट्यूशन एक दिन देखता है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा होने वाला है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा होने वाला है, और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है, वो बहुत पॉजिटिव रहता है फ्यूचर को लेके। तो वो क्या करता है, मार्केट से जाके एक बार में एकदम बल्क 50 से 60 हज़ार शेयर्स खरीद लेता है। तो इसका मतलब कंपनी ने तो इशू किया था 1 लाख शेयर, और इंस्टीट्यूशन ने 50 हज़ार शेयर्स या ऐसे खरीद लिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन ने आधा डिमांड सप्लाई तो एब्जॉर्व कर लिया। तो जब इंस्टीट्यूशन सप्लाई एब्जॉर्व कर रहा है, इसका मतलब अब मार्केट में कितने शेयर्स बचे हैं टोटल कंपनी के? 40 हज़ार। अब ये रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं कि यार अचानक 1 लाख शेयर इशूड था, किसी ने 50-60 हज़ार खरीद लिया, अब 40 हज़ार बचे, ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सब लोग खरीदे और सब लोग फिर दौड़ के खरीदने जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्राइस ऊपर जाते रहता है। सिंपल यही कैलकुलेशन है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बेचता है तो शेयर प्राइस उसका नीचे जाएगा। सिंपल आसान भाषा में। अब आते हैं कि सर एग्जांपल दिखाइए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा और या ख़रीदा तो कैसे शेयर प्राइस क्या हुआ। सिंपल मैं दिखाता हूँ। इधर ये कोल इंडिया का इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आप लोग के लिए आसानी होगी। ये कोल इंडिया का शेयर प्राइस है। अब आप देखोगे कि सितंबर से नीचे सितंबर लिखा हुआ है मंथ, कोल इंडिया का प्राइस गिर रहा है मार्च तक।
तो ये सितंबर 2024 से लेके फरवरी तक प्राइस गिरा है, ठीक है, प्राइस मतलब गिरा है सितंबर 2024 से। 2025 इधर है तो पीछे की तरफ 2024 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कोल इंडिया में हुआ क्या। आप देखोगे कि सितंबर 2024 से कोल इंडिया का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो तो इधर ऊपर जा रहा है, 6275, 8491, 9593, ये तो ऊपर जा रहा है। बट अचानक गिरा क्यों? बट शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? प्रॉफिट तो बढ़ रहा है बट शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि इधर देखिए, जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो मैंने बात किया, वो लोग बेच रहे हैं। तो ये क्या है? शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सितंबर 2024 में कोल इंडिया का 9.16 शेयर ओन करके रखे थे, फिर उन्होंने दिसंबर 2024 को बेचा और उसके बाद फिर बेचा। इसीलिए कोल इंडिया का शेयर प्राइस गिरा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है। तो इधर मैं फिर से दिखाता हूँ कि कोल इंडिया का शेयर प्राइस गिर रहा है सितंबर से, राइट, और उसके बाद क्या हो रहा है? नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और हम लोग को तो यही सिखाया गया ना कि अगर कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इधर ये नोशन ही मुझे आपका तोड़ना था कि ऐसा नहीं होता है। कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी के नेट प्रॉफिट का कोरिलेशन बहुत छोटा है। तो आज आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा है कि कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी के नेट प्रॉफिट का कोरिलेशन बहुत छोटा होता है। तो नेट प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो सिंपल है कि अगर FIIs खरीद रहे इंस्टीट्यूशन, तभी शेयर प्राइस बढ़ेगा, और FIIs अगर बेच रहे हैं तो शेयर प्राइस गिरेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। शेयर मार्केट एक सप्लाई और डिमांड का गेम है। डिमांड का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिकती है जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो ऑब्वियसली अगर उसका डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा। और सप्लाई, अगर सप्लाई ज़्यादा होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोई बिकता ही नहीं है, जैसे आपका किराने का दुकान है और आपके पास एक कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, साबुन पड़ा हुआ है 1000 क्वांटिटी का, और कोई लेने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या करोगे? आप डिस्काउंट में बेचोगे ना, क्योंकि आपको स्टॉक क्लियर करना है। तो शेयर प्राइस भी ऐसे ही काम करता है कि वो डिस्काउंट पे बेचेगा और वो शेयर प्राइस गिरेगा। तो ये पूरा सप्लाई डिमांड का गेम है। सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सिंपल बात है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हीरो मोटोकॉर्प। ये करीबन सितंबर मतलब अक्टूबर, ऑलमोस्ट अक्टूबर के बिगिनिंग से ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है, अक्टूबर 2024 से। अब इधर आते हैं, आप देखोगे मार्च 2024 से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मार्च 2024 से नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बट नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट क्या हुआ? सिंपल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। FIIs ने, यहाँ मैंने रेड में मार्क कर दिया है, 29%, 29.59% था, फिर उन्होंने बेच के 27.95 किया, फिर उन्होंने बेचा 27.43, और उनके बेचने के वजह से सितंबर से मार्च तक उन्होंने बेचा। और इधर देखो सितंबर से मार्च तक आपका शेयर प्राइस गिरा है। सो आज हमने बहुत एक अच्छी चीज़ सीखी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी का ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी के नेट प्रॉफिट या कंपनी के बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट से कोरिलेट बहुत कम करता है। इंस्टीट्यूशन ही कंपनी शेयर मार्केट चलाता है। तो इंस्टीट्यूशन अगर बेच रहा है तो शेयर का प्राइस गिरेगा, इंस्टीट्यूशन अगर खरीद रहा है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, सिंपल। अब इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? सिंपल मैंने बताया, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, जैसे हेज फंड हुए, जो लोग पैसा मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स हुए, बैंक्स हुए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, इंडोमेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। तो LIC क्या करता है? आपका LIC आपको बोलता है कि आप 1 लाख रुपया दो और हम 10 साल के बाद आपको करीबन 1,20,000 25,000 देंगे। तो वो जो आपसे 1 लाख रुपया लेता है, LIC वही चीज़ तो अपने मार्केट में लगाता है ना। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही ऑपरेट करती है। वो क्या होता है कि वो जो पैसा मिलता है, अब 1 लाख रुपए सोचो LIC 1000 या 2000 3000 करोड़ लोगों से 3000 लोगों से लेता है, तो ऑब्वियसली वो पैसा बड़ा LIC के पास बहुत सारा पैसा आता है, तो वो पैसा क्या मार्केट में लगाता है और मार्केट से वो प्रॉफिट करता है। तो अगर 1 लाख रुपए मैं मार्केट में लगाता हूँ और 10% करके बढ़ रहा है मेरा हर साल, तो वो तो 10 साल के बाद कम से कम 2 लाख रुपया बढ़ गया, 2 लाख से ज़्यादा ही हो जाता है अगर मैं कंपाउंडेड रिटर्न देखूँ तो।
और अगर 2 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो मुझे अपने जिन्होंने LIC में पैसा लगाया, जो कस्टमर है, उनको कितना देना है? 1,50,000, क्योंकि मैंने वादा किया था 1,50,000 दूंगा। 1,50,000 मैंने दे दिया और 50,000 मेरा इनकम हो गया। सिंपल, यही तो पूरा रूल है। तो इन लोगों के पास बहुत सारा, जो हमेशा याद रखना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है और वो मार्केट को हिला सकते हैं। लाइक वही लोग मार्केट मेकर होते हैं। तो हम लोग एक चीज़ आज हमेशा याद रखेंगे, दैट व्हेन यू कांट फाइट द इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू जॉइन द इंस्टीट्यूशन। तो अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि हम लोग इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन जब खरीदेगा तब हम लोग भी खरीदेंगे, और इंस्टीट्यूशन जब बेचेगा तो हम लोग भी बेचेंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहने देते हैं। आई होप आपको समझ आया। अगर कोई भी दिक्कत हो, यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीच बैक टू यू। थैंक यू एवरीवन।